नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इमरान खान आउट नहीं बल्कि रन आउट हो रहे हैं, हो चुके हैं, होना तय है। क्योंकि इमरान को जो पता चला है और इसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन पर लाइव आकर के उन्होंने जिस तरीके से गुरुवार रात पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान की आवाम को संबोधित किया, उससे हम कह सकते हैं कि एक बड़ा विस्फोट किया है। बम विस्फोट से भी बड़ा असर इमरान के पौने घंटे के संभाषण में, राष्ट्र के संबोधन में दिखाई पड़ा। और इसके बाद इतना तो तय है कि पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति और विदेश नीति में या तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा या तो यह तय हो जाएगा कि पाकिस्तान की विदेश नीति अब इस्लामाबाद के अतिरिक्त कोई और जगह से तय होगी। हालांकि वो जगह वाशिंगटन नहीं होगा, कम से कम इतना तो तय है। और अगर वाशिंगटन का दखल बढ़ा रहेगा तो फिर पाकिस्तान के आवाम के सामने आने वाले समय में और बड़ी मुश्किलें आएंगी। क्योंकि दो पार्टों के बीच में पाकिस्तान की जनता जब पिसेगी तो दो धाराओं के साथ किस तरीके से आने वाली सरकार समन्वय और सामंजस्य बनाएगी, एक बड़ा सवाल होगा। और पाकिस्तान में जमहूरियत का भविष्य वही तय करेगा। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पौने घंटे के संभाषण में, राष्ट्र के संबोधन में किसी औपचारिकता के बगैर जब इमरान अपनी बात कह रहे थे तो उस बात में खुलासे पर खुलासा हो रहा था। और कुछ बातों में तो इतनी बातें भी कही गई जिससे कुछ देशों का संघ पाकिस्तान से अपनी खुन्नस निकाल सकता है। और जिसके इशारे पर यह सब कुछ कहा और किया गया है, उस देश की भूमिका अब पाकिस्तान के वजूद के लिए होगी क्या, शायद ये भी तय हो जाएगा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो फिलहाल आखिरी ओवर खेल रहे हैं और उसमें चौके और छक्के मारने की जगह जब वो 2 और 3 रन लेने के चक्कर में तेजी से दौड़ रहे हैं, तो लगातार ये तय होता जा रहा है कि रन आउट होना उनका लगभग तय है। प्रधानमंत्री इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले जिस तरीके से राजनीतिक पैंतरेबाजी के तहत सेना प्रमुख, आईएसआई और तमाम वो अमेरिकी परस्त राजनयिकों की देखरेख में, उनकी बातचीत में जिस तरीके से उनको झांसा उन्होंने देकर के पाकिस्तान के आवाम को संबोधित किया है, यह भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज का सामना करते हुए इमरान ने देश की जनता को संबोधित तो किया, लेकिन हम कह सकते हैं उन्होंने पूरी दुनिया को पाकिस्तान का दर्द, पाकिस्तान की मजबूरी को सुनाने की कोशिश की। इतना तो तय है कि इमरान अप्रैल के इस सप्ताह में पाकिस्तान की गद्दी पर नहीं रहेंगे। एक प्रधानमंत्री के तौर पर यह उनका आखिरी सप्ताह है। लेकिन इतना भी तय है कि इमरान खान अगर पाकिस्तान में मौजूद होंगे और जैसा कि उन्होंने कहा कि जब तक मेरे रगों में खून दौड़ता है मैं लड़ाई जारी रखूंगा, ये तय मानिए कि 1 साल से कम समय में भी पाकिस्तान में जो आम चुनाव होगा वो तहरीके इंसाफ पार्टी और इमरान खान को या तो पाकिस्तान का नायक बना देगी या फिर इमरान खान इतिहास का एक सब्जेक्ट मात्र हो जाएंगे। आखिर में ये बातें कहनी क्यों पड़ रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्र के संबोधन में अपने त्यागपत्र न देने की बात और अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर बाहरी देशों के खुले खेल पर जो कुछ भी कहा है वो बहुत बड़ा संकेत है, संदेश है। हम आपको वो सारी बात बताएं, इसके पहले उनके पौने घंटे के संभाषण के उस अंश को हम आपको जरूर सुनवाना चाहेंगे और उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे कि इमरान खान अपने इस पूरे संभाषण में किस किस भूमिका में अपने को प्रस्तुत करते नजर आए। पहले सुनिए इमरान खान के संभाषण के वो मुख्य अंश। मौलाना फजल रहमान की एक विकीलीक्स क्या थी, जिस तरह पनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ था, ये एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था
लीक हो गए थे सीक्रेट पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स। जो विकीलीक्स में वो इंकशाफ होता है कि जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी एम्बेसडर थी एन पैटरसन, उसको फजल रहमान कहता है कि मुझे मौका दे दे, मैं भी वही खिदमत करूंगा जो बाकी आपकी खिदमत करते हैं। ये विकीलीक्स में था। नवाज शरीफ का बरका दत्त की किताब में है कि वो नेपाल के अंदर नरेंद्र मोदी से छुप छुप के मिल रहा था अपनी फौज से बचने के लिए। डॉन लीक्स में क्या था, हिंदुस्तान को मैसेजिंग हो रही थी कि जनाब मैं फौज के साथ, अगर फौज ये करिए तो फौज करिए, मैं नहीं कर रहा। ये सोचिए, कभी आप सोच सकते हैं कि मेरे आर्मी चीफ को, जनरल बाजवा को कोई बाहर की कुव्वत कहे कि जी ये दहशतगर्द है, और मैं चुप करके बैठा रहूं और वो मेरी तारीफ करे और उसको बुरा भला कहे। जनरल राहिल शरीफ को नरेंद्र मोदी दहशतगर्द कह रहा था, दहशतगर्द का चीफ, और नवाज शरीफ से दोस्ती थी और शादियों पर इन्विटेशन थी। ये इन लोगों को ये चाहते हैं। आसिफ जरदारी का बॉब वुडवर्ड की किताब के अंदर है कि उनके CIA चीफ जब उनसे कहता है, वो कोलैटरल डैमेज की बात की, कोलैटरल डैमेज का मतलब कि जब बॉम्ब गिरता है तो बेकसूर लोग मारे जाते हैं, तो उसको कहता है कि फिक्र ना करें अगर ड्रोन अटैक में बेकसूर लोग मारे जाते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कह रहा है दूसरों को, जो जिसको थोड़ा सा, और किताब में वो लिखता है कि वो हैरत अंगेज हो, हैरत आती है कि ये कैसे मुल्क का सदर बात कर रहा है। इस तरह के लोग उनको पसंद है। और शहबाज शरीफ, उसकी स्टेटमेंट कि जी इमरान खान ने बड़ी गलती की एब्सोल्युटली नॉट कह के, यानी ये जो इनके दौर में, मैं एब्सोल्युटली नॉट क्या था, मैंने सिर्फ ये बात कही कि हम अमन में आपके साथ हैं, हम जंग में आपके साथ नहीं हैं, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में आपके साथ, लेकिन जो भी आप अमन अफगानिस्तान में कहीं चाहते हैं हम साथ हैं आपके। मेरी पॉलिसी आप मैं बताऊं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट, यानी हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी होती है कि हम सालिस का किरदार प्ले कर सकते हैं। वो सिर्फ तब होती है जब आप समझे कि आजाद है आपकी फॉरेन पॉलिसी। जब लोग पहले से ही समझते हैं कि जी जिधर से हुक्म आएगा आपने वही करना है, आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आपके मुल्क में बमबारी कर रहा है आपका दोस्त और आपके लोग मरे और आप उसको नहीं कुछ कह सकते, किसने आपकी क्या क्रेडिबिलिटी हो रही है और दुनिया ने क्या इज्जत करनी है आपने। जब हम ये वॉर ऑन टेरर में हिस्सा ले रहे थे, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मेरा ताल्लुक बहुत है, कभी उनसे पूछे कि उनको किस जिल्लत का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट्स के ऊपर उनसे क्या होता था, पकड़ पकड़ के उनको डिटेन कर देते थे, आम बेकसूर लोगों को पकड़ के पाकिस्तानी को जेल में डाल देते थे बाहर की मुल्कों, जबकि यहां हम उनके लिए जंग लड़ रहे हैं, बाहर पाकिस्तानी दुश्मन बने हुए हैं। कभी किसी से पूछे कि उन बेचारों से क्या, कितने पाकिस्तानियों को जेलों में डाला गया, किसी ने कोई बात की, किसी ने उनके लिए स्टैंड लिया। तो मैं जब ये फौरन, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बात करता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मेरी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो मेरे 22 करोड़ लोग हैं, मैं उनके लिए फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा। तो ये जो शहबाज शरीफ कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, मैंने नहीं कहना था, क्योंकि आपका तो पावर में आने में मकसद ही कुछ और है। आपने कब पाकिस्तानियों के लिए स्टैंड लिया, बताए कितनी दफा ये जब बमबारी हो रही थी आपके मुंह से आवाज निकली, और आप और आपके भाई साहब कभी बात कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके सारे जो अरबों रुपए सब पता है उनको किधर पड़े हुए हैं। और दूसरी चीज ये कहा कि जी ये जो डॉक्यूमेंट है ये ठीक ही नहीं है, अगर ये ठीक हो जाती तो आप हमारे साथ आ जाते हैं। तो आज नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर जब रखी गई, क्यों नहीं आपने आके देखी। हमने ये डॉक्यूमेंट, पहले लोगों ने कहा कि नहीं जी ये ठीक नहीं, ये मजाक उड़ाया गया, जी जाली है। पहले मैंने कैबिनेट में रखी, सारी कैबिनेट को बताया गया, मिनट्स कैबिनेट्स के बने, क्योंकि सबसे टॉप फोरम पाकिस्तान का वो है। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की मैंने, सारे अपने सर्विस चीफ सबके सामने रखी वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर लेके गया और सीनियर जर्नलिस्ट को हमने बताया, सिर्फ ये कहने के लिए कि ये कोई डॉक्यूमेंट कोई पब्लिक को यानी उकसाने की बात नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा ये खौफनाक इसमें चीजें इस डॉक्यूमेंट के अंदर। आपने सुना कि इमरान खान किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे थे और
इतना तो तय है कि अब उनकी न तो अपने सेना प्रमुख, न तो आईएसआई प्रमुख और न ही विपक्ष के किसी धड़े से कोई बेहतर संबंध बचा रह गया है। बावजूद इसके इमरान खान ने इतनी बड़ी जरूरत की कि उन्होंने इन सब के न चाहने के बावजूद देश को संबोधित किया, और वो भी तय समय से 3 घंटे बाद। सवाल यह है कि वो 3 घंटे इमरान खान के कैसे बीते, ये भी हम आपको बताएंगे। और ये बताएंगे कि जब वो राष्ट्र को संबोधित करते नजर आए तो उन्होंने जब शुरुआत की तो किस तरीके से पाकिस्तान के संविधान के तहत प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले इमरान खान ने उस देश का नाम भी उजागर कर दिया, उसको सार्वजनिक कर दिया, जिसको प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ऑफिशियली वो ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन इमरान ने वो भी करने की हिम्मत दिखाई, और शायद ये जानते हुए कि या तो इससे उनका राजनीतिक करियर उठ जाएगा या तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहली बार कहा कि वो इतिहास का एक विषय मात्र रह जाएंगे। इतना तो तय है कि राष्ट्र को संबोधित करने की प्रक्रिया किसी भी प्रधानमंत्री के इस्तीफे देने के बाद या अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बाद होता है या उस दौर में होता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के दिन वोटिंग होना, उस पर चर्चा होना और उसके 3 दिन पहले से ही वो भूमिका बना देना कि उनकी सरकार तो जा रही है लेकिन वो जनता के बीच में बने रहेंगे। सच ये है कि इमरान खान ये जान रहे हैं कि सरकार गिरेगी, वैकल्पिक सरकार बनेगी, शहबाज शरीफ या कोई और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी भूमिका अदा करेगा, लेकिन उसे चुनाव में जाना होगा। और चुनाव में जब जाएगा तो इमरान खान राष्ट्र के संबोधन की वो बातें और उसके पहले लोगों के दूसरों के हाथ में खेल करके पाकिस्तान से सौदा करने की उनकी रणनीति का खुलासा जो करते रहे, वही जाकर के वो चुनाव में अपनी जनता से कहेंगे। और शायद इसके पहले उन्होंने इस्लामाबाद में जो जलसा किया था वहां भी यही कुछ बताने की कोशिश की थी। हमने तब भी आपसे यह कहा था कि जलसा में वो अपने त्यागपत्र की घोषणा करने वाले थे, लेकिन उनके रणनीतिकारों ने जिस पत्र को एक परमाणु बम से भी बड़ा माना जा सकता है, जिसका विस्फोट उन्होंने गुरुवार को पाकिस्तान के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया। वो बात वो जलसे के दिन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया था कि पाकिस्तान के जमहूरियत के पूरे इस दौर में जिस तरीके से अमेरिका की कठपुतली बनकर के सरकारें या सेना प्रमुख काम करते रहे हैं, उसका रहस्योद्घाटन करे बिना वो नहीं मानेंगे। या तो वो इस पार जाएंगे या उस पार। और इमरान को लगता है कि जनता का सहयोग उन्हें मिलेगा और आने वाले आगामी आम चुनाव में वो एक बड़ी पार्टी के रूप में फिर उभरेंगे और तहरीके इंसाफ पार्टी की बड़ी जीत के साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। सवाल यह है कि पाकिस्तान अपने वजूद में जब से आया है, अमेरिका के हाथों में वो खेला है। और 80 के दशक में अगर हम याद करें तो पाकिस्तान की कोई भी रणनीति सीधे वॉशिंगटन से तय होती थी। बस चेहरा पाकिस्तान का कोई भी नायक, कोई भी राष्ट्र प्रमुख हुआ करता था। उसके बाद का दौर चला और एक ऐसी स्थिति भी आई जब वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष का दौर चला और पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक राष्ट्रों का पुरोधा बनाने की कोशिश किया और चीन से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। और साथ ही साथ सीपैक को लेकर के चीन और पाकिस्तान में नजदीकियां इतनी बढ़ी कि चीन के हाथों में पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ढेर सारे इलाकों को उसके हवाले कर दिया और उसकी एवज में उसको बहुत ही आसान किस्तों पर चीन की तरफ से ऋण दिया गया। यह जानते हुए भी कि अब इमरान की सरकार नहीं रहेगी, लेकिन इमरान खान ने सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज क्यों किया, यह जानना अब बहुत जरूरी है। और अगर उन्होंने चैलेंज किया है तो 3.5 साल के शासनकाल में राजनयिक हथकंडों को वो जानते हैं। उसके पीछे जो उनका बैकअप है वो कौन है, ये शायद अभी तक चर्चा में नहीं आया है। सवाल आप देखिए, जब प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्र के संबोधन की शुरुआत की
तो उन्होंने कहा कि एक देश में बाकायदा मुझे हटाने के लिए हमारे एम्बेसडर को बुला करके नोटिंग दी गई, जो पाकिस्तान के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तहत सुरक्षित रखा गया है। और एक प्रधानमंत्री अगर यह बात कहता है तो उसकी बात को मानना होगा, अर्थात ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विदेश मंत्रालय पाकिस्तान में वो सुरक्षित है। और एक बार उन्होंने अमेरिका शब्द का भी जिक्र किया और तुरंत कहा, माफ करिएगा मुझे अमेरिका तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक ऐसा देश है जो नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहूं। और इसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि अमेरिका नहीं चाहता कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे नहीं पता कि आखिर में अमेरिका की नाराजगी मुझसे क्यों है। और इसके बाद फिर इमरान खान बहुत ही अनौपचारिक अंदाज में राष्ट्र को अपने हिसाब से संबोधित करते नजर आए, जिसमें कोई पढ़े हुए लेख को वो नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि उनके दिल से जो बातें निकल रही थी वो नोट्स के आधार पर उठा रहे थे और अपने हिसाब से उसको व्याख्यायित कर रहे थे, इलेबोरेट कर रहे थे। इमरान खान ने कहा कि वो देश इसलिए हमसे नाराज है क्योंकि उसके हिसाब से हमारी विदेश नीति नहीं जा रही थी, और उस देश के न चाहने के बावजूद जैसे ही रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और सबसे पहली यात्रा मॉस्को की मैंने की, इसके बाद वो देश बेहद खफा हो गया और हमारे राजनयिकों को बुला करके बाकायदा ये कहा गया कि इमरान को सत्ता से हटाया जाए, इसके अतिरिक्त और कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्र का प्रमुख बनता है हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन इमरान के रहते रहते हम पाकिस्तान को कभी माफ नहीं करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि उनके एम्बेसडर को बाकायदा उसका नोटिंग दिया गया और वो नोटिंग पाकिस्तान के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तहत सुरक्षित है। सवाल यह है कि जब इमरान ने यह बात कही तो उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका से 2-4 हाथ करने की ठान ली, ये हमें मानना चाहिए। उस स्थिति में जबकि अब इमरान एक सप्ताह से अधिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इमरान ने ऐसा क्यों किया, यह जानना बेहद जरूरी है। यह तो सच है जो उनके संभाषण से दिखा कि पाकिस्तान के विदेश नीति को बिल्कुल स्वतंत्र बनाना है। यह इमरान खान ने कहा कि यह उनका सपना है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को पूरी दुनिया में बहुत ही नीचे नजर से देखा जाता है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी जहां जाएं उनको अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाए, उसको उस तरह की मान्यता और सम्मान मिले जैसे और अन्य देशों के उनके ताकत के बदौलत, उनके स्वतंत्र विदेश नीति के बदौलत वहां के नागरिकों को मिलता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के एक नेता के तौर पर जब वो संघर्ष कर रहे थे, तब भी उन्होंने ये कहा था कि वो एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाएंगे और पाकिस्तान के हित में क्या है ये वो तय करेंगे, न कि वो और कोई देश। और बराबर है वो जब बात और कोई देश कह रहे थे तो सीधे सीधे अमेरिका पर उनका सवाल उठ रहा था, उनकी उंगली उठ रही थी। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही कहा कि रूस की यात्रा करके उन्होंने उस देश को नाराज किया, अर्थात अमेरिका को नाराज किया, लेकिन उन्होंने इसलिए रूस की यात्रा की क्योंकि रूस की यात्रा करना उनकी सबसे तात्कालिक जरूरत और मांग थी। सवाल यह था कि जब रूस एकमात्र ऐसा देश था जो अकेले लड़ाई का ऐलान किया था और उसके बाद पूरा यूरोप और अमेरिका, नाटो के देश और तमाम एशिया के बड़े देश पूरी तरह से अमेरिका के साथ थे और भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति के तहत किसी भी गुट के साथ न होकर के अपने सिद्धांतों के आधार पर दोनों पक्षों से एक साथ संपर्क साध रहा था, तो फिर युद्ध के शुरुआत के बिल्कुल मुहाने पर इमरान खान ने मॉस्को की यात्रा क्यों की? और जब उन्होंने वो यात्रा की उसके बाद जिस तरह से वो बता रहे हैं कि अमेरिका नाराज हुआ, वो ऐसा बता करके किस देश को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको हम बता दें कि लगभग 45 मिनट के संबोधन में इमरान खान ने भारत का जिक्र किया, अमेरिका का प्रकारांतर से पूरे संभाषण के दौरान जिक्र किया, यूरोपीय देशों का जिक्र किया, रूस और यूक्रेन की लड़ाई और उससे
उत्पन्न होने वाले खतरों का भी जिक्र किया, पाकिस्तान के माली हालत का भी जिक्र किया, पाकिस्तान की विदेश नीति का जिक्र किया, पाकिस्तान के सेना की ताकत और सेना के सम्मान का जिक्र किया, और साथ ही साथ जमहूरियत के 3 सिंबल जिन्हों उन्होंने गुलाम कहा और वफादार गुलाम शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके बारे में भी जिक्र किया। और ये सब कुछ जिक्र वो कर रहे थे 22 करोड़ आवाम के सामने, और बार बार कह रहे थे 22 करोड़ आवाम की उन्हें चिंता है। और हम आपको बता दें कि जब वो बार बार 22 करोड़ आवाम की चिंता की बात कर रहे थे तो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी की नकल कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर 130 करोड़ भारतीयों का जिक्र करते हैं और इमरान खान अपने पूरे संभाषण के दौरान 22 करोड़ मुसलमानों और उनके स्वाभिमान, उनके सम्मान और गुर्बत से निकालने के लिए अपने प्रयास, उन सब का वो जिक्र कर रहे थे। और उसी के सहारे वो हर उस कड़ी को तोड़ देना चाहते थे जो पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद विदेश नीति, उसकी आंतरिक राजनीति का एक बहुत बड़ा सच रहा है। और इमरान खान ने इसके साथ ही कहा कि अगर वो सत्ता से चले जाते हैं, शहबाज शरीफ या कोई और प्रधानमंत्री बनता है, तो उस देश का हित सज जाएगा और यह तय हो जाएगा कि पाकिस्तान का आने वाला भविष्य क्या होगा, उसको दूसरे देश के हाथ में खेलना होगा या स्वतंत्र विदेश नीति के आधार पर अपनी रणनीति और अपने हित के लिए खुद पहल करनी होगी। और इमरान खान जब इस बात का जिक्र कर रहे थे तो शायद वो दूसरी बार इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य की, उनके बातचीत करने के तौर तरीकों की चर्चा कर रहे थे और उसकी भी वो नकल कर रहे थे, क्योंकि स्वतंत्र विदेश नीति और माली हालत को सुधारने के प्रधानमंत्री मोदी के कठोर निर्णयों से इमरान खान पूरी तरह से वाकिफ हैं और उससे वो तारुफ रखते हुए जिक्र तो वो राहिल शरीफ के संदर्भ में इमरान ने प्रधानमंत्री मोदी का किया, लेकिन नकल उनके तरह कर रहे थे 22 करोड़ आवाम को अपने साथ जोड़ने के लिए। ये सब कुछ करते हुए भी उन्होंने एक बार चीन का नाम नहीं लिया। सवाल ये उठता है कि इस पूरे खित्ते में जो भी इन्वॉल्व नेशंस हैं, राष्ट्र हैं, उन सब का जिक्र करने के बावजूद उन्होंने चीन का जिक्र नहीं किया, सीपैक का जिक्र नहीं किया और चीन और पाकिस्तान के संदर्भों और संबंधों का जिक्र नहीं किया। आखिर में किसके इशारे पर अमेरिका के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत करने की इमरान खान ने साहस दिखाई? शायद ये आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा। जब एक बार भी उन्होंने चीन का जिक्र नहीं किया, और हम आपको बता दें कि शहबाज शरीफ जब लगातार इमरान खान के आरोपों पर कुछ कहते हुए नजर आए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह माफ करे, अगर हमने अपना मुंह खोल दिया तो इमरान खान मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। और शायद सीपैक को लेकर के चीन के साथ जो समझौता पाकिस्तान को करना पड़ा है राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति के हिसाब से, वो भी पाकिस्तान की संप्रभुता को कहीं न कहीं गिरवी रखने का काम हुआ है। और यही आरोप अब आने वाले समय में विपक्ष लगाने जा रहा है। शायद एबी स्टार न्यूज आपको यह खबर और यह जानकारी सबसे पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर दे रहा है। और इमरान खान को यह नसीहत दी गई थी और यह उनको चेतावनी दी गई थी कि वो अगर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, रूस का जिक्र करते हैं, भारत का जिक्र करते हैं और उसके बाद चीन के किसी भी नीति के संदर्भ में कोई बात नहीं बोलते हैं, तो इसका उन्हें पुरस्कार मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि तत्काल वो पुरस्कार न मिले। इसलिए ये यकीन मानिए कि चीन के इशारे पर इमरान ने यह कदम उठाया जरूर है, सरकार उनकी बचनी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इमरान चीन के लिए विलेन नहीं बल्कि एक प्रमुख सहयोगी के रूप में होंगे, क्योंकि इमरान ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो सहित तमाम नेताओं को, और यहां तक कि इनडायरेक्टली उन्होंने सेना और आईएसआई के प्रमुख अधिकारियों को अमेरिका परस्त करार दे दिया है, ये कहते हुए कि सेना पर उन्हें पूरा भरोसा है, गर्व है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब
हमारे सेना प्रमुख को गालियां दे जाती हैं, उन्हें दहशतगर्दों का सरदार कहा जाता है और कोई कहता है तो उसको इसके पहले के प्रधानमंत्री बड़े प्यार से सुनते रहे हैं, चुप होकर के सुनते रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं सुना। शायद ये कह करके वो राहिल शरीफ के माध्यम से जिस तरीके से बाजवा को साधने की कवायद कर रहे थे, बाजवा का गुस्सा फूट ना पाए और इमरान खान को इमरजेंसी लगा करके गिरफ्तार न किया जा सके, उनकी स्थिति को खराब न किया जा सके, उन्होंने एक तरफ बाजवा को अंदर ही अंदर महसूस कर रह जाने के लिए मजबूर कर दिया और साथ ही साथ सेना के प्रति अपना सम्मान भी जता दिया। लेकिन इतना तय है कि जब इमरान खान ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, जिसमें अमेरिका के सीधे सीधे हस्तक्षेप की बात कही गई थी, जब वो कहने के लिए सामने आ रहे थे, इसकी जानकारी जब बाजवा को मिली तो एक बार बाजवा सीधे जाकर के इमरान खान से मिले। लेकिन इमरान खान ने ना तो ये कहा कि वो संबोधित नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो अमेरिका का जिक्र नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद फिर ये बाजवा को जानकारी मिली कि इमरान खान कुछ ही देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद बाजवा ने इमरान खान के कैबिनेट के प्रमुख व्यक्तियों से, जिसमें फवाद और राशिद शेख से, उन्होंने कहा कि वो मिलें और इमरान को समझाएं, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ अगर खुली बातें कही जाएंगी तो ये एक बगावत माना जाएगा और फिर पाकिस्तान में डिस्टरबेंस का एक बड़ा दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान के द्विपक्षीय हित आज भी खराब दौर से चलने के बावजूद कम से कम जो बाइडेन के नेतृत्व में कुछ बेहतर हुई है। और अगर अमेरिका नाराजगी दिखा देता है और वो इसके लिए भारत का सहयोगी हो जाता है और रूस पहले से ही भारत का सहयोगी है, तो कश्मीर मुद्दे पर आने वाले समय में पाकिस्तान की स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी। इमरान ने कहा वो इन सारे तर्कों को किनारे रख करके पाकिस्तान के हित में जो है वो करेंगे और उसमें यह है कि स्वतंत्र विदेश नीति के तहत पाकिस्तान को जिस देश से जितना फायदा मिलेगा उस देश के साथ स्वतंत्र और स्वयं विवेक के आधार पर अपने देश के रणनीतिकारों के हिसाब से वो फैसला लेंगे। इसलिए वो एक तरफ चीन, रूस और तमाम यूरोपीय देशों से संपर्क कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका को उसके हद में रह करके उसके साथ भी दोस्ती का एक दौर शुरू कर सकते हैं। शायद इमरान खान ने इस मामले में भी प्रधानमंत्री मोदी के विदेश नीति की नकल करने की कोशिश की और हर बार वो 22 करोड़ आवाम का जिक्र करते रहे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में मैं विश्वास मत जीत ना पाऊं, लेकिन आवाम इस बात को याद रखेगा और जब भी मौका आएगा तो पाकिस्तान की राजनीति और पाकिस्तान के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खेल करने वालों को सबक सिखाएगा। उन्होंने कहा वो अपने खून के एक एक कतरे तक इस देश के लिए रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अरबों की संपत्ति नहीं बनाई है, फैक्ट्रियां नहीं बनाई है और साथ ही साथ उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर नवाज शरीफ और उनके परिवार की तरफ से, साथ ही साथ भुट्टो परिवार जरदारी की तरफ से कितना गलत तरीके से पाकिस्तान के आवाम की गाढ़ी कमाई की, मेहनत की कमाई का पैसा उन्होंने बाहर अर्थात विदेशों में लगाया है और बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं। इमरान ने राष्ट्र के संबोधन में खुला चैलेंज दिया और कहा कि मेरे एक एक संपत्ति की जानकारी सबके पास है, यहां तक कि उस देश के पास भी है जो मुझे हटाना चाहता है। और उन्होंने खुला चैलेंज किया कि मेरी पूरी जांच करा ली जाए, मैं 3.5 साल तक अपने देश को स्वतंत्र विदेश नीति के आधार पर एक प्रमुख इस्लामिक राष्ट्र के रूप में आगे ले जाना चाहता था और साथ ही साथ मैं दहशतगर्दी को भी खत्म करना चाहता था। इसलिए वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जब उस देश ने हमारा सहयोग मांगा तो हमने दिया, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं कि वो देश हमारे देश के अंदर, हमारे सीमा के अंदर अपने ड्रोन घुसा करके और आतंक का सफाया करने के लिए वो अटैक करे, क्योंकि वो पाकिस्तान के संप्रभुता पर एक अटैक है। पूरी तरह से तैयार रहे, आवाम पूरी तरह से तैयार रहे और जिस देश ने मेरी सरकार को गिराने की ये पूरी कोशिश की है,
पूरा षड्यंत्र किया गया है जिसकी देखरेख में, वो देश, उसके सभी गुलाम आखिरी प्रयास कर रहे हैं और सिंध में 2 बैंकों के माध्यम से करोड़ों रुपए उन सांसदों को दिए जा रहे हैं जिसको पूरा आवाम देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन मजबूर इतना है कि कोई कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। इतना सब कुछ कह देने के बाद इमरान ने साफ तौर पर चीन का जिक्र कहीं भी नहीं किया। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इमरान खान ने अब सत्ता से हटाए जाने के बाद भविष्य के चुनाव की तैयारी करने की सारी तैयारी कर ली है और चीन के साथ उन्हें बेहतर संबंध रखना है और चीन के इशारे पर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक सीधी बगावत की है, सीधा मोर्चा खोला है। आने वाले समय में अमेरिका इमरान के तरफ से लगाए गए आरोपों का किस तरीके से, किस राजनयिक पहल से जवाब देता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि चीन ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं और इमरान खान को एक कठपुतली के रूप में चीन ने प्रयोग कर लिया है। हालांकि वो ये अभी तक दिखाने या बताने की कोशिश में सफल रहे हैं कि उन्होंने विश्व के एकमात्र सबसे बड़े सैन्य हिसाब से मजबूत देश अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल करके एक मजबूत पाकिस्तान का एक बड़ा नमूना पेश किया है। इन सारी बातों को कहने के साथ ही उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया कि आने वाले समय में विश्वास प्रस्ताव के दौरान उनकी सरकार गिरेगी और शायद उन्होंने प्रकारांतर से यही कहा कि मेरी सरकार रहे या न रहे, लेकिन आवाम पर पूरा भरोसा है और आवाम पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों को जवाब देगी और ये आवाम अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि दक्षिण एशिया के एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ताकत के बदौलत अब पाकिस्तान दुनिया का सरताज बनेगा और इसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ढेर सारे सपने इमरान ने दिखाए हैं, वो भी तब जब उनकी कुर्सी जानी तय है, लेकिन अमेरिका को दूर भगाकर चीन को नजदीक ला करके इमरान ने भावी पाकिस्तान के उस गुट का संकेत दे दिया है जिसमें साफ है कि कोई भी ऐसा मौका आएगा तो चीन के साथ पाकिस्तान खड़ा होगा और उसके लिए अगर इमरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते हैं तो अमेरिका से सीधी टक्कर लेने से भी वो बाज नहीं आएंगे। देखते हैं इमरान के इस पहल का पाकिस्तान की राजनीति पे प्रभाव क्या पड़ता है और आने वाले समय में जो वैकल्पिक सरकार बनेगी वो किस कदर कदम उठाती है और कैसे अमेरिका को खुश रखते हुए चीन को भी साधने का प्रयास करती है, ये बेहद दिलचस्प होगा। एबी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।